हेलो, तो कैसे हो आप लोग। मैं बता दूं, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो आपको पता होगा हमारा एसएफएम का रिवीजन सीरीज चल रहा है एंड उसमें हमने 6 चैप्टर्स कर लिए हैं और आज हम 7th चैप्टर करने वाले हैं, दैट इज चैप्टर 14, स्टार्टअप फिनेंस, डायरेक्टली फ्रॉम आईसीआई स्टडी मटेरियल रेलेवेंट फॉर मे 2021 अटेम्प्ट ऑनवर्ड्स। ठीक है। तो स्टार्टअप फाइनेंस में हमें क्या पढ़ना है, इसका इंट्रोडक्शन, पिच प्रेजेंटेशन, सोर्सेज ऑफ फंडिंग एंड स्टार्टअप फाइनेंसिंग थ्रू वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। ठीक है। तो सबसे पहले तो बेसिक्स ऑफ स्टार्टअप फाइनेंसिंग, मतलब इसका इंट्रोडक्शन। तो व्हाट इज स्टार्टअप फाइनेंसिंग? Startup financing means is some initial infusion of money needed to turn an idea by starting a business into reality. इसमें क्या होता है, आप मनी को इनिशियली इन्फ्यूज करते हो किसी एक पर्टिकुलर आइडिया को बिजनेस बिजनेस में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, मतलब आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए। दिस इज नॉट ए स्टार्टअप फाइनेंसिंग। ठीक है। तो वाइल स्टार्टिंग आउट, बिग लेंडर्स लाइक बैंक्स एटसेट्रा नॉट इंटरेस्टेड। तो बैंक्स इंटरेस्टेड नहीं होता स्टार्टिंग में, स्टार्टअप बिजनेस में। ठीक है। द रीजन इज दैट वेन यू आर जस्ट स्टार्टिंग आउट, यू आर नॉट एट द पॉइंट येट वेयर अ ट्रेडिशनल लेंडर और इन्वेस्टर हु वुड बी इंटरेस्टेड इन यू। इसका रीज़न क्या है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपके पास कुछ बैकग्राउंड नहीं है, इसलिए जो ट्रेडिशनल लेंडर या इन्वेस्टर है वो आप में इंटरेस्टेड नहीं होगा। सो दैट लीव्स वन विद द ऑप्शन ऑफ सम सेलिंग सम एसेट्स, बोरोइंग अगेंस्ट वंस होम, आस्किंग लव्ड वंस दैट इज फैमिली एंड फ्रेंड्स फॉर लोन्स। तो आप क्या करते हो, फैमिली एंड फ्रेंड्स से लोन लेते हो एंड कुछ एसेट्स, अपने एसेट्स को सेल वेल करते हो और पैसा जुटाने का कोशिश करते हो। बट दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ रिस्क, इंक्लूडिंग अ रिस्क ऑफ बैंकरप्सी एंड स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। बट इससे क्या होता है कि आपके पास फिनेंशियली आप वीक हो जाते हो, बैंकरप्सी का रिस्क हो जाता है आपके पास एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स से स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप हो जाता है। So the pertinent question is how to keep loans from family and friends strictly business-like. This is the hard part behind starting a business. Putting so much at risk, but doing so is essential. It's what sets entrepreneurs apart from people who collect regular salaries as employees. तो उसका आंसर है, अ गुड वे टू गेट सक्सेस इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इज टू स्पीड अप इनिशियल ऑपरेशंस। कि अपने इनिशियल ऑपरेशंस को आप स्पीड अप करो as quickly as possible to get the point where outside investors can see and feel the business venture, as well as understand that a person has taken some risk reaching it to that level. तो आप क्या करो, अपने इनिशियल ऑपरेशंस को इतना स्पीड अप कर दो ताकि सबको दिखने लगे, आउटसाइडर्स आप में इंटरेस्टेड हो जाए। ठीक है। सम बिजनेसेस कैन ऑल्सो बी बूट स्ट्रैप्ड। ठीक है। ये बूट स्ट्रैपिंग, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि बूट स्ट्रैपिंग होता क्या है। नवंबर 2020 में इस पर क्वेश्चन भी आया था, व्हाट इज बूट स्ट्रैपिंग एंड इसके मेजर्स, ये आगे लिखा भी है। तो बूट स्ट्रैपिंग क्या होता है कि आप अपने खुद के पैसे को आप बिजनेस में लगाते हो और उससे ही कमाते हो और आप लोन नहीं लेते हो कुछ भी, उससे आप बोलते हो बूट स्ट्रैपिंग। कोई भी आप में इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, आउटसाइड इन्वेस्टिंग कुछ भी नहीं है। आप इंटरनल फंड्स के थ्रू आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो एंड उससे आप पैसा जनरेट करते हो, देन दिस इज नोन एज बूट स्ट्रैपिंग। ठीक है। अटेम्प्ट टू फाउंड एंड बिल्ड अ कंपनी फ्रॉम पर्सनल फाइनेंसेस और फ्रॉम द ऑपरेटिंग रेवेन्यूज ऑफ द न्यू कंपनी। तो या तो खुद के फाइनेंस से या फिर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज ऑफ द न्यू कंपनी के थ्रू दे कैन बिल्ड अप क्विकली एनफ टू मेक। जैसे मैं एग्जांपल दूं बूट स्ट्रैपिंग का, तो जैसे जीरोधा है, तो जीरोधा में नितिन कामत ने क्या किया, फुली वो बूट स्ट्रैपिंग के साथ बिजनेस बनाए, मतलब कि उसमें 1 रुपया का भी लोन नहीं है आउटसाइड का। ठीक है, आउटसाइड पार्टी का। तो they can build up quickly enough to make money without any help from investors who might otherwise come in and start dictating terms. तो इसमें क्या होता है कि आउटसाइड इन्वेस्टर्स का जरूरत ही नहीं है, इसलिए आप खुद से आप टर्म्स को डिक्टेट कर सकते हो, कोई बाहर का बंदा आके टर्म्स डिक्टेट नहीं करेगा। In order to successfully launch a business and get it to a level where large investors are interested in putting their money requires a strong business plan. It also requires seeking advice फ्रॉम एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर्स। आपको एडवाइस लेना पड़ेगा एंटरप्रेन्योर्स एंड एक्सपर्ट्स के। ठीक है। और लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आपको इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा और लार्ज इन्वेस्टर्स भी इंटरेस्टेड होने चाहिए कि आप पैसा आप में इन्वेस्ट करें ताकि आपका बिजनेस प्लान स्ट्रांग हो पाए। ठीक है। पीपल माइट हु माइट इन्वेस्ट इन द बिजनेस समटाइम इन द फ्यूचर। ठीक है। तो ये जो पूरा चैप्टर है इसके रिगार्डिंग मैंने एक चार्ट भी बनाया है, तो पहले मैं ये पढ़ते जाऊंगा फिर उसके बाद वो चार्ट से भी मैं करते जाऊंगा। ठीक है। तो स्टार्टअप फाइनेंस में देखो, स्टार्टअप फाइनेंस समरी। सबसे पहले तो मीनिंग ऑफ स्टार्टअप फाइनेंस, क्या मीनिंग है। सबसे पहले हमने क्या देखा कि इसमें हम क्या करते हैं, इनिशियल इन्फ्यूजन ऑफ मनी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, बिजनेस को सेटअप करने की कोशिश करते हैं और उससे इनकम कमाते हैं। एक आइडिया को एक एक रियलिटी में कन्वर्ट करते हैं इनिशियल इन्फ्यूजन ऑफ मनी के थ्रू।
यहाँ हमने क्या पढ़ा कि बैंक इसमें इंटरेस्टेड नहीं होता है, ट्रेडिशनल जो लेंडर्स होते हैं वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, अपना खुद का सेविंग्स यूज़ करना पड़ता है एंड फैमिली एंड फ्रेंड से लोन लेना पड़ता है। एंड हमें इसमें रिस्क उठाना पड़ता है स्टार्टिंग में। एंड हमने क्या पढ़ा कि स्पीड अप हमें करना पड़ेगा इनिशियल ऑपरेशंस, ताकि ताकि जो आउटसाइड इन्वेस्टर्स हैं उनके हम नज़रों में आ पाएँ, ठीक है। एंड इसके बाद हमने देखा कि बूट स्ट्रैपिंग एक इसका बहुत अच्छा तरीका है कि अगर हम बूट स्ट्रैपिंग करेंगे तो हम पे कुछ भी रिस्क भी नहीं आएगा एंड कोई भी प्रेशर भी नहीं आएगा। बूट स्ट्रैपिंग में क्या होता है, हम अपने खुद के ऑपरेशन से या फिर सेविंग्स से हम बिजनेस को शुरू करते हैं, बिजनेस को कैरी करते हैं सिर्फ खुद के सेविंग्स से, मतलब विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम इन्वेस्टर्स, जिसे हम बोलते हैं बूट स्ट्रैपिंग। इसमें मैंने बताया था जीरो था का एग्जाम्पल। इसके बाद इसमें हमने क्या देखा, स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान होना चाहिए। एंड फाइनली हमने देखा कि इसमें हमें एक्सपीरियंस पीपल, एक्सपर्ट्स का हमें हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए, ठीक है। तो आप बस अगर इस पॉइंट्स को बस देख लोगे तो आपको याद आ जाएगा कि क्या क्या आपने पढ़ा था टोटल, ठीक है। पूरा कहानी आपको याद आ जाएगा। इसके बाद सोर्सेस ऑफ फंडिंग। तो सम ऑफ द इनोवेटिव वेज टू फाइनेंस ए स्टार्टअप। आप कैसे एक स्टार्टअप को सोर्स कर सकते हो, ठीक है। इनोवेटिव वेज क्या है, मतलब ट्रेडिशनल वेज नहीं, अदर देन ट्रेडिशनल वेज। तो इनोवेटिव वेज टू फंड ए स्टार्टअप। तो सबसे पहले पर्सनल फाइनेंसिंग। आप अपने पर्सनल फाइनेंसिंग के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब आपका क्या करो, जो भी आपका पर्सनल सेविंग है उसको आप बिजनेस में लगा दो। ये हो गया पर्सनल फाइनेंसिंग। सेकंड इज पर्सनल क्रेडिट लाइंस। पर्सनल क्रेडिट लाइंस मतलब कि आपको कोई क्रेडिट दे दे। क्रेडिट मतलब जैसे आप कोई लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, ठीक है। जैसे क्रेडिट कार्ड, आपको कोई क्रेडिट कार्ड देता है, क्या क्या आप उधार पे आप कोई भी सामान खरीद सकते हो। मान लो 50,000 का, 45,000 का, 30,000 का, 15,000 का, अलग अलग लिमिट्स होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से बैंक्स आपको क्रेडिट लाइंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। कि आप बिजनेस करो, उतना क्रेडिट लेकर के। जैसे आप क्या करते हो, सीसी ले लेते हो, ठीक है। आप क्या करते हो, सीसी ले लेते हो, दैट इज कैश क्रेडिट। मान लो 5 लाख का आपको सीसी मिल गया एंड उससे आप बिजनेस कर सकते हो। एंड जो भी ऑपरेशन, जो भी आपका कैश फ्लो होगा, आप उसे फिर वापस रिपे कर देना। मतलब आपका 5 लाख का सीसी रहेगा, बट जितना आपने यूटिलाइज किया उस पर ही इंटरेस्ट लगेगा। सेकंड इज पर्सनल क्रेडिट लाइन। थर्ड इज फैमिली एंड फ्रेंड्स। आप क्या कर सकते हो, फैमिली एंड फ्रेंड्स से लोन ले सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, पर्सनल फाइनेंसिंग करते हो। जो आपके पास खुद के पास पैसा हो उसे आप लगाते हो बिजनेस में। उसके बाद आप सेकंड काम क्या करते हो कि आप बैंक के पास जाते हो और सीसी लेने का कोशिश करते हो, ठीक है। मतलब क्रेडिट लाइंस, पर्सनल क्रेडिट लाइंस लेने का आप कोशिश करते हो, ठीक है। इसके बाद उससे भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हो या आपको क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है मान लो, या फिर आपका पूरा नहीं हो पा रहा है क्रेडिट से आपका बिजनेस का कैश फ्लो, ठीक है। तो आप क्या करते हो, फैमिली एंड फ्रेंड्स के पास जाते हो, फैमिली एंड फ्रेंड्स से लोन लेते हो। तो फैमिली एंड फ्रेंड्स के बाद आप फिर जाते हो पीयर टू पीयर लेंडिंग। तो पीयर टू पीयर लेंडिंग में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल दे कम टुगेदर एंड लेंड मनी टू ईच अदर, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर एंड दे लेंड मनी टू ईच अदर, दिस इज नोन एज पीयर टू पीयर लेंडिंग, ठीक है। इन दिस प्रोसेस अ ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर एंड लेंड मनी टू ईच अदर। ये होता है इसके बाद पीयर टू पीयर लेंडिंग। मतलब पीयर मतलब क्या होता है, दोस्त। तो मतलब एक जैसा पीपल दे कम टुगेदर एंड एक दूसरे को वो लोन देता है, जैसे निधि कंपनीज में होता है, ठीक है। उसी तरीके से तो पर्सनल फाइनेंसिंग, पर्सनल क्रेडिट लाइंस, उसके बाद आप जाते हो फैमिली एंड फ्रेंड्स के पास। उसके बाद आप जाते हो पीयर टू पीयर लेंडिंग, मतलब सेम तरह के लोगों के पास, ठीक है। इसके बाद क्राउड फंडिंग। तो क्राउड फंडिंग में क्या होता है, आप लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल से आप छोटा छोटा अमाउंट ले लेते हो, इसलिए आप बोलते हैं क्राउड फंडिंग, ठीक है ना। तो क्राउड फंडिंग इज द यूज ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कैपिटल फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स टू फाइनेंस अ न्यू बिजनेस इनिशिएटिव। आप लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल से आप स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कैपिटल जनरेट करते हो ताकि आपका बिजनेस इनिशिएटिव फाइनेंस हो पाए। इसे हम बोलते हैं क्राउड फंडिंग। द नेक्स्ट इज, तो आप इसके बाद गए क्राउड के पास, इसके बाद आप छोटे छोटे लोन्स लोगे, दैट इज माइक्रो लोन्स। तो माइक्रो लोन्स में क्या होता है कि आप स्मॉल लोन्स लेते हो, ठीक है। और ये लोन्स इंडिविजुअल्स को दिया जाता है लोअर इंटरेस्ट रेट पे, न्यू बिजनेस वेंचर्स के केस में। तो माइक्रो लोन्स में क्या होता है, लोअर इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन्स दिया जाता है, लोअर इंटरेस्ट रेट पे न्यू बिजनेस वेंचर्स को, ठीक है। तो माइक्रो लोन्स आर स्मॉल लोन्स दैट आर गिवन बाय इंडिविजुअल्स टू अ लोअर इंटरेस्ट
टू अ न्यू बिजनेस वेंचर्स। तो स्मॉल लोन्स होता है डेट आर गिवन टू इंडिविजुअल्स एट अ लोअर इंटरेस्ट टू अ न्यू बिजनेस वेंचर्स। These loans can be issued by a single individual or aggregated across the number of individuals who can contribute a portion of the total amount। तो सिंगल इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है या फिर बहुत सारे इंडिविजुअल्स को भी दिया जा सकता है। एंड आप क्या कर सकते हो, एग्रीगेट कर सकते हो, उसे एक साथ इकट्ठा करके आप उसमें बिजनेस में लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज वेंडर फिनेंसिंग। वेंडर फिनेंसिंग में क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, मनी लेंड करती है किसी एक कस्टमर को ताकि वो प्रोडक्ट को खरीद पाए। ठीक है, वेंडर फिनेंसिंग क्या होता है, कंपनी मनी लेंड करती है किसी एक कंपनी को ताकि वो कुछ प्रोडक्ट को खरीद पाए, उसे हम बोलते हैं वेंडर फिनेंसिंग। ठीक है, तो वेंडर फिनेंसिंग इज द फॉर्म ऑफ फिनेंसिंग विच द कंपनी लेंड्स मनी टू वन ऑफ इट्स कस्टमर्स सो दैट ही कैन बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ। वेंडर मतलब जो आपका वेंडर है, मतलब आपका जो सप्लायर है, वो खुद ही आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 30 डेज का क्रेडिट प्रोवाइड करता है, 30 डेज का क्रेडिट पीरियड, 45 डेज, 60 डेज, अलग अलग क्रेडिट पीरियड प्रोवाइड करता है, उसे हम बोलते हैं वेंडर फाइनेंसिंग। दिस मीन्स एक्सटेंडिंग द पेमेंट टर्म्स टू अ लॉन्गर पीरियड, फॉर एग्जाम्पल 30 डेज पेमेंट पीरियड कैन बी एक्सटेंडेड टू 45 डेज और 60 डेज। ठीक है, हाउएवर दिस डिपेंड्स ऑन द क्रेडिट वर्दीनेस। तो वेंडर फाइनेंसिंग में क्या होता है कि एक कंपनी क्या करती है, अपने कस्टमर को, कंपनी अपने कस्टमर को खुद ही फिनेंस कर देती है ताकि वो खुद ही उसी कंपनी के साथ, उसी कंपनी से प्रोडक्ट को खरीद पाए। ठीक है, दिस इज वेंडर फाइनेंसिंग, मतलब आपका वेंडर ही आपको फाइनेंस कर दे रहा है। तो हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले आप क्या करते हो, पर्सनल फाइनेंसिंग करते हो, अब जो आपके पास पैसे हैं उससे आप यूज करते हो। सेकंड करते हो आप पर्सनल क्रेडिट लाइंस, बैंक के पास जाते हो, क्रेडिट लाइंस मांगते हो। ठीक है, इसके बाद अगर इससे पूरा नहीं हो पाता, फैमिली एंड फ्रेंड्स के पास जाते हो, फैमिली एंड फ्रेंड्स के पास आप जाते हो सेम टाइप ऑफ पीपल के पास, दैट इज पीयर टू पीयर लेंडिंग, जहाँ ग्रुप ऑफ पीपल दे कम टुगेदर एंड लेंड मनी टू ईच अदर। इसके बाद क्राउड फंडिंग आप करते हो, क्राउड फंडिंग मतलब स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कैपिटल आप जनरेट करते हो फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ताकि किसी एक पर्सन को आप दिक्कत को ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसके बाद आप माइक्रो लोन्स लेते हो। माइक्रो लोन्स में क्या होता है कि इस लोअर इंटरेस्ट पे आपको लोन मिल जाता है, मतलब न्यू बिजनेस वेंचर्स को लोअर इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है, स्मॉल लोन्स, इसे हम बोलते हैं माइक्रो लोन्स। देन आप क्या करते हो, आपको कहीं से लोन नहीं मिल पा रहा है तो आप क्या करते हो, जिसे जो आपका सप्लायर है, ठीक है, मतलब जिससे आप सामान खरीद रहे हो उससे ही आप लोन ले लेते हो, मतलब क्रेडिट आप एक्सटेंड करवा लेते हो। मान लो वो कंपनी नॉर्मल क्रेडिट देता है 30 डेज का, आप उसे एक्सटेंड करके 45 डेज कर लेते हो, तो ये भी तो एक तरह का लोन ही हो गया ना। तो दिस नोन एज वेंडर फाइनेंसिंग। इसमें क्या होता है, कंपनी लेंड करती है मनी टू इट्स वन ऑफ इट्स कस्टमर्स, मतलब हाँ, कंपनी मनी लेंड करती है टू वन ऑफ इट्स कस्टमर्स सो दैट ही कैन बाय प्रोडक्ट्स। तो एग्जैक्टली मनी लेंड नहीं करती है, तो दो में से कुछ भी काम कर सकती है, तो मनी लेंड कर सकती है या फिर क्रेडिट पीरियड को एक्सटेंड कर सकती है कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट इज परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग। अब परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग में क्या होता है कि कंपनीज क्या करती है ना, मनी एडवांस करती है डायरेक्टली टू द सप्लायर विच अलाउज द ट्रांजेक्शन टू कंप्लीट एंड प्रॉफिट टू फ्लो टू द न्यू बिजनेस। इसमें क्या होता है परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग में कि कंपनीज क्या करती है कि जो आपका सप्लायर है उसे डायरेक्टली ही पैसा दे देती है ताकि क्या हो पाए, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो पाए। ठीक है, एंड जब आपको प्रॉफिट होगा आप उस प्रॉफिट से आप उसे रीपे कर देते हो उस कंपनी को। ठीक है, तो ये आप सप्लायर से नहीं लोन ले रहे हो, आप इसमें क्या हो रहा है, आप आउटसाइड पार्टी से लोन ले रहे हो, थर्ड पार्टी से आप लोन ले रहे हो, बट ये आपको लोन देने की जगह पे डायरेक्टली आपके सप्लायर को ही पैसा दे दे रहा है। ठीक है, ताकि वो इसका मनी भी सिक्योर हो, क्योंकि आप हो सकता है मनी को आप गलत तरीके से यूटिलाइज कर लो, मिस यूटिलाइज कर लो, ठीक है ना, गलत पर्पसेस के लिए। तो इस वजह से डायरेक्टली सप्लायर को ही लोन दे देता है, मतलब सप्लायर को ही डायरेक्ट पैसा दे देता है वो, एंड आप जब कमाओगे आप इसे दे दोगे। ठीक है, द मोस्ट कॉमन स्केलिंग प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टार्टअप्स इज द इनएबिलिटी टू फाइंड अ न्यू लार्ज ऑर्डर। द रीजन इज दैट दे डोंट हैव द नेसेसरी कैश टू प्रोड्यूस एंड डिलीवर द प्रोडक्ट। Purchase order financing companies often advance the required funds directly to the supplier. This allows the completion of transaction and profit flows up to the new business। ठीक है ना, डायरेक्टली सप्लायर को, आपके सप्लायर को पैसा दे देती है। इसके बाद नेक्स्ट इज फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल। फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल में क्या होता है, आप क्या करते हो, फैक्टर कर लेते हो। फैक्टर क्या होता है, देखो फैक्टरिंग होता है क्या समझो, जैसे मैं क्या करता हूँ, सामान बेचता हूँ, ठीक है, अब हो सकता है कि 30 डेज के बाद पैसा वापस आएगा, 60 डेज के बाद पैसा वापस आएगा, तो ऐसे तो मेरा क्या होगा कि कैश अटक जाएगा मेरा। ठीक है ना, मेरा कैश अटक जाएगा बीच में ही, तो मेरा कैश लॉक हो जाएगा, अब मेरे पास फंड्स ही नहीं है अवेलेबल,
तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, फैक्टरिंग कर लेता हूँ अपने अकाउंट्स रिसीवेबल को। मैंने जो भी, मान लो मैंने 60,000 का सेल किया, ठीक है, किसी एक एक डेटर को मैंने सेल किया। अब वो हो सकता है 60 डेज के बाद पैसा वापस लौटाए। तो मैं क्या करता हूँ, उसे फैक्टर कर देता हूँ। मतलब मैं क्या करता हूँ, अपने अकाउंट्स रिसीवेबल को बैंक को बेच देता हूँ, ठीक है, बैंक को बेच देता हूँ। बैंक क्या करेगी, 60,000 के बदले मुझे 59,000 दे देगी, 1,000 कमीशन काट लेगी। एंड बैंक क्या करेगी, जब ड्यू डेट आएगा तो 60,000 उस अकाउंट रिसीवेबल से, मतलब उस डेटर से वापस कलेक्ट कर लेगी, ठीक है। तो दिस इज नोन एज फैक्टरिंग। तो in this method, a facility is given to the seller who has sold the good on credit to fund his receivables till the amount is fully received। तो मतलब पैसा जब तक fully receive ना हो जाए तब तक अपने रिसीवर्स को फंड कर सकती है। तो इसमें क्या होता है कि या तो पूरा ही अमाउंट मिल जाए आपको, मतलब बैंक 60,000 पूरा आपको 59,000 दे दे, या हो सकता है आपको सिर्फ 30,000 दे एंड बाकी का 29,000 एट द एंड में दे, मतलब एट द एंड ऑफ द टेन्योर, मतलब जब 3 मंथ्स के बाद या 60 डेज के बाद या 30 डेज के बाद, जब भी आपका डेटर जब पैसा वापस करेगा, तब हो सकता है कि बाकी का आपको 29,000 वापस करे, ठीक है ना। तो दिस इज नॉन फैक्टरी अकाउंट रिसीवेबल। तो हमने क्या 9 अलग अलग मेथड्स पढ़ लिए, ठीक है। तो चार्ट के थ्रू एक बार देख लेते हैं। हमने देखा सबसे पहले पर्सनल फाइनेंसिंग, फिर हमने देखा पर्सनल क्रेडिट लाइंस, उसके बाद हमने देखा फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड देखा हमने पीयर टू पीयर लेंडिंग, ठीक है। उसके बाद हम गए क्राउड के पास, क्राउड फंडिंग हमने किया, देन हमने लोन लिया, माइक्रो लोन्स। अब हमें जब कोई भी लोन नहीं मिल रहा था, तो जिससे हम सामान को खरीद रहे थे उसके पास ही हम जाएंगे, मतलब हम करेंगे वेंडर फाइनेंसिंग। फिर लोगों को क्या था, मेरे क्रेडिट वर्दिनेस पे डाउट था, इसलिए हमने क्या कि परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग, कि डायरेक्टली ही सप्लायर को पैसा दे दिया। एंड एट द एंड हमें क्या हो रहा था, कलेक्शन में दिक्कत था, तो इस वजह से हमने क्या किया, फैक्टरिंग अकाउंट रिसीवेबल हमने फैक्टर कर लिया। तो हमने देखा ये सारे मेथड्स हमने देखे। अब चार्ट में अगर देखना चाहते हो तो ये सेकंड पेज में मैंने जो भी इंपॉर्टेंट है सबको लिख लिया यहाँ पे, कि पीयर टू पीयर लेंडिंग क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल कम टुगेदर एंड लेंड मनी टू ईच अदर। क्राउड फंडिंग में क्या होता है, इट इज द यूज ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ कैपिटल फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स टू फाइनेंस अ न्यू बिजनेस इनिशिएटिव। माइक्रो लोन्स में क्या होता है, स्मॉल लोन्स दैट आर गिवन, माइक्रो लोन्स आर स्मॉल लोन्स दैट आर गिवन बाय इंडिविजुअल्स एट अ लोअर इंटरेस्ट टू अ न्यू बिजनेस वेंचर्स। इसके बाद वेंडर फाइनेंसिंग में क्या होता है, इट इज अ फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग इन विच द कंपनी लेंड्स मनी टू वन ऑफ इट्स कस्टमर्स, कंपनी मनी लेंड करती है टू वन ऑफ इट्स कस्टमर्स सो दैट ही कैन बाय प्रोडक्ट्स फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ, ठीक है। इन परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग द कंपनी एडवांस मनी डायरेक्टली टू द सप्लायर विच अलाउज द ट्रांजेक्शन टू कंप्लीट एंड प्रॉफिट टू फ्लो टू द न्यू बिजनेस। इसके बाद हमने देखा परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग, कि परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग में क्या होता है कि कंपनी एडवांस कर देती है मनी डायरेक्टली टू द सप्लायर विच अलाउज द ट्रांजेक्शन टू कंप्लीट एंड प्रॉफिट टू फ्लो टू द न्यू बिजनेस, ठीक है। एंड फाइनली हमने देखा फैक्टरी अकाउंट्स रिसीवेबल। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड अ फैसिलिटी इज गिवन टू द सेलर टू फंड हिज रिसीवेबल्स टिल द अमाउंट इज फुली रिसीव्ड, फैक्टर पेज मोस्ट ऑफ द अमाउंट अपफ्रंट एंड रेस्ट ऑफ द अमाउंट लेटर ऑन, ठीक है। ये हमने देखा फैक्टरी अकाउंट रिसीवेबल। फैक्टर मतलब यहाँ पे बैंक, ठीक है ना। तो ये हमने देख लिया। तो हमने क्या कर लिया अभी, मीनिंग ऑफ स्टार्टअप हमने कर लिया ये वाला, एंड सोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग हमने कर लिया। अब हम करने जा रहे हैं पिच डेस्क प्रेजेंटेशन, ठीक है ना, पिच प्रेजेंटेशन या पिच डेस्क प्रेजेंटेशन पे। तो व्हाट इज पिच प्रेजेंटेशन, ऑल्सो नोन एज पिच डेस्क प्रेजेंटेशन, ये क्या होता है। तो पिच डेस्क प्रेजेंटेशन या पिच प्रेजेंटेशन इज अ शॉर्ट एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन not more than 20 minutes to investors explaining about the prospects of the company and why they should invest into the startup business। तो पिच प्रेजेंटेशन होता क्या है, तो पिच प्रेजेंटेशन क्या होता है, इट इज अ शॉर्ट एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन टू इन्वेस्टर्स एक्सप्लेनिंग अबाउट द prospects ऑफ द कंपनी एंड why they should invest into the startup business। एक छोटा सा शॉर्ट एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन होता है इन्वेस्टर्स को, किस लिए क्या, किस चीज़ का प्रेजेंटेशन, उसमें वो एक्सप्लेन करते हैं अबाउट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी, कि कंपनी कैसे कैसे कमाएगी एंड उन्हें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए कंपनी में, एंड वाई दे शुड इन्वेस्ट इन द स्टार्टअप बिजनेस, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैसे अप्रोच करते हैं पिच प्रेजेंटेशन को, हाउ टू अप्रोच अ पिच प्रेजेंटेशन। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं अपने, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं एंड अपने बिजनेस का इंट्रोडक्शन देते हैं एंड हमारी टीम में कौन कौन लोग हैं ये बताते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अपना इंट्रोडक्शन दिया एंड अपने बिजनेस का इंट्रोडक्शन दे दिया एंड अपने टीम के बारे में बता दिया कि हमारी टीम में कौन कौन लोग हैं एंड उनका क्या बैकग्राउंड है। तो सबसे पहले हमने अपना इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन एंड देन टीम। इसके बाद हम बताते हैं प्रॉब्लम क्या है,
प्रॉब्लम मतलब कि बिजनेस में, मतलब बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं, मार्केट में क्या प्रॉब्लम है, मार्केट में क्या प्रॉब्लम है एंड हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले कोई भी ऐसा कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था जिसपे हम कुछ भी टाइप करते और हमें सर्च रिजल्ट्स मिल जाते, तो इसके लिए आया गूगल। इसी तरीके से कोई भी पहले कोई सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं था, तो आ गया फेसबुक और ऑर्कुट। ठीक है, तो फिर ऑर्कुट का कुछ प्रॉब्लम था, तो उसे ओवरकम कर दिया फेसबुक ने। ठीक है, तो हम बताएंगे प्रॉब्लम कि मार्केट में क्या प्रॉब्लम है एंड उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मार्केट का प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, तो सभी एक दूसरे से रिलेटेड है। हमें हमने क्या बताया, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन, एंड देन अपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन, एंड देन अपने टीम का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हमने बताया मार्केट में प्रॉब्लम क्या है एंड हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो प्रोमोटर शुड बी एबल टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ही इज गोइंग टू सॉल्व एंड सॉल्यूशन समझिंग फ्रॉम इट। ठीक है, मार्केट में प्रॉब्लम क्या है एंड उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम मार्केटिंग एंड सेल्स कैसे करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम मार्केटिंग एंड सेल्स कैसे करेंगे। ठीक है ना, मतलब एडवर्टीजमेंट कैसे करेंगे एंड हम सेल्स कैसे करेंगे। इसके बाद हमारा क्या प्रोजेक्शंस है या माइलस्टोन्स क्या है। प्रोजेक्शंस मतलब कि बिजनेस कितना कैश फ्लो कमा पाएगी, इसका इनकम कितना होगा, कौन कौन से एसेट्स होंगे इसके पास, तो मतलब फिनेंशियल्स। ठीक है ना, प्रोजेक्शंस मतलब कि बिजनेस का फिनेंशियल्स कैसा होने वाला है, इट इज इसको उसको हम बोलते हैं फिनेंशियल प्रोजेक्शन। इसमें 3 बेसिक डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं। कौन कौन से, एक तो इनकम स्टेटमेंट, आपको इनकम स्टेटमेंट बना के देना पड़ेगा, हो सकता है आज का, मतलब इस पीरियड का, नेक्स्ट ईयर का, एंड देन अगले 5 ईयर्स का या फिर अगले 7 ईयर्स का। आपको प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा, इनकम स्टेटमेंट। ठीक है ना, इसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट कि क्या कैश फ्लो होगा आपके पास, एंड देन बैलेंस शीट। ठीक है, तो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल प्रोजेक्शन। तो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन दिया अपना, एंड देन अपने प्रोजेक्ट का, फिर अपने टीम के बारे में बताया, फिर उसके बाद क्या किया, आपने बताया मार्केट में प्रॉब्लम क्या है, एंड देन उसका सॉल्यूशन आपने बताया कि हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे। ठीक है, इसके बाद आपने बताया कि आप मार्केटिंग एंड सेल्स कैसे करोगे। उसके बाद आपने बताया, आपने फिनेंशियल प्रोजेक्शन सबमिट किया। ठीक है, प्रोजेक्शन, इसमें आपने बताया इनकम स्टेटमेंट कैसा होने वाला है अगले 5 या 7 ईयर्स के लिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा होने वाला है, एंड बैलेंस शीट कैसा होने वाला है। ठीक है, आप प्रोजेक्ट करते हो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। इसके बाद आप अभी क्या कंपटीशन फेस कर रहे हो एंड फ्यूचर में आप क्या कंपटीशन फेस करने वाले हो, ये भी आप बताते हो। एंड देन जब कंपटीशन आप फेस करोगे तो आप कैसे कैसे आप उसे लड़ोगे, मतलब कंपटीशन होने के बावजूद आप कैसे एडिक्वेट प्रॉफिट कमा पाओगे। ठीक है, इसके बाद आप अपने बिजनेस मॉडल के बारे में बताओगे। तो बिजनेस मॉडल मतलब कोर एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस। ठीक है ना, द टर्म बिजनेस मॉडल इज अ वाइड टर्म डिनोटिंग कोर एस्पेक्ट्स ऑफ अ बिजनेस इंक्लूडिंग purpose, business process, target customers, offerings, strategies, infrastructure, organizational structures, sourcing, trading practices, and operational processes and policies, including culture. ये होता है आपका बिजनेस मॉडल, मतलब आपका कोर एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, आपके उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है ना, मतलब आपका सब कुछ, आपका पर्पस क्या है, प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से टारगेट कस्टमर्स होंगे, कैसे कैसे आप ऑफरिंग्स दोगे, आपका स्ट्रैटेजीज क्या होने वाला है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, आप कैसे सोर्स करोगे, मतलब आपके सप्लायर्स कौन कौन से होंगे, आपके ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस कैसे होंगे, ऑपरेशनल प्रोसेस आपका क्या होगा, एंड पॉलिसीज इंक्लूडिंग कल्चर, आप सब कुछ बताओगे बिजनेस प्रोसेस में, मतलब बिजनेस मॉडल में। तो आपने बताया, ये बताया आपने फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, आपने क्या बताया मार्केटिंग एंड सेल्स, फिर आपने बताया फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस आपने दिया। उसके बाद आपने क्या किया, बताया कि आप कैसे कंपटीशन को आप कैसे फेस करोगे, एंड देन आपने बिजनेस मॉडल के बारे में बताया कि आपका बिजनेस मॉडल क्या है, एंड देन फाइनली आप बताओगे कि आप फिनेंसिंग कैसे करोगे। ठीक है, एंड आपको कितना फिनेंस चाहिए, कितना फिनेंस आपको चाहिए, तभी तो आप जब जब प्रेजेंटेशन आप कर रहे हो तो आप इसका मतलब आप उससे पैसे मांग रहे हो, तो आपको कितना फिनेंसिंग चाहिए, कितने स्टेक के लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि मुझे 20% स्टेक मैं बेचने को तैयार हूँ, 20% स्टेक के बदले मुझे चाहिए 50 करोड़। तो इस तरीके की डीलिंग्स होती है इसमें। ठीक है, तो फाइनेंसिंग, तो चार्ट के थ्रू देख लेते हैं पिच प्रेजेंटेशन में क्या होता है। तो pitch deck presentation is a short and brief presentation to investors explaining about the prospects of the company and why they should invest into the startup business. And methods of process क्या होते हैं pitch presentation में।
तो ये मेथड्स हो गए। सबसे पहले आप क्या करते हो, इंट्रोडक्शन देते हो, इंट्रोडक्शन, ठीक है। आप क्या करते हो, इंट्रोडक्शन देते हो। फिर उसके बाद अपनी टीम के बारे में बताते हो, टीम में कौन कौन लोग हैं एंड उनका एक्सपीरियंस। प्रॉब्लम बताते हो मार्केट में क्या है एंड उसका सोल्यूशन आप देते हो। मार्केटिंग एंड सेल्स आप कैसे करोगे वो बताते हैं। देन प्रोजेक्शंस, प्रोजेक्शंस आप इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो एंड बैलेंस शीट को आप प्रोजेक्ट करते हो। एंड देन बताते हो कंपटीशन को आप कैसे फेस करोगे, आपका बिजनेस मॉडल क्या है, एंड देन फिनेंसिंग आप कैसे करोगे एंड कितना आपको फिनेंस चाहिए, ठीक है। तो दिस इज नोन एज पिच प्रेजेंटेशन। तो ये भी हमारा हो गया। इसके बाद अब हम करेंगे बूट स्ट्रैपिंग, ठीक है, बूट स्ट्रैपिंग। तो ये सेम क्वेश्चन आया था नवंबर 2020 एग्जाम में कि व्हाट इज बूट स्ट्रैपिंग एंड आप कौन कौन से मेथड्स है बूट स्ट्रैपिंग के, कम से कम 2 मेथड्स लिखो, ठीक है। तो देखो बूट स्ट्रैपिंग सबसे पहले होता क्या है। तो बूट स्ट्रैपिंग मतलब मैंने क्या बताया कि आप अपने पर्सनल फाइनेंसेस से अगर आप अपने बिजनेस को फाइनेंस करते हो, दिस इज नोन एज बूट स्ट्रैपिंग, ठीक है। तो देखो, an individual is said to be bootstrapping when he or she attempts to found and build a company from personal finances or from the operating revenues of the new company। तो मतलब या तो आप पर्सनल फाइनेंसेस से या फिर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज ऑफ द न्यू कंपनी से अगर आप फाइनेंस करते हो अपने बिजनेस को, तो दिस इज नोन एज बूटस्ट्रैपिंग। एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी बूटस्ट्रैपिंग व्हेन ही और शी अटेम्प्ट्स टू फाउंड एंड बिल्ड अ कंपनी फ्रॉम पर्सनल फाइनेंसेस और फ्रॉम द ऑपरेटिंग रेवेन्यूज ऑफ द न्यू कंपनी। एंड इसमें 2 मेथड्स आपको लिखने आया था एग्जाम में। बुक में 3 मेथड्स गिवन है। कौन कौन से मेथड्स, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग एंड लीजिंग। तो देखो आपको क्या क्या दिक्कत हो सकता है कि आपको सप्लायर नहीं मिल रहा है या फिर सप्लायर को पे करने के लिए पैसे नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, ट्रेड क्रेडिट ले सकते हो कि अभी आपके पास पैसा नहीं है, आप क्या करते हो, एक्स्ट्रा क्रेडिट ले लेते हो, 15 डेज का, मान लो 30 डेज का एक्स्ट्रा क्रेडिट ले लेते हो। तो जब पैसा आएगा तो मैं आपको वापस कर दूंगा, तो दिस इज ट्रेड क्रेडिट, ठीक है ना। आप अपने सप्लायर से क्या करते हो, एक्स्ट्रा क्रेडिट ले लेते हो। तो इससे क्या होगा, आपको लोन लेने का कोई भी जरूरत नहीं है। सेकेंड इज फैक्टरिंग। फैक्टरिंग में क्या होता है, जैसा अभी मैंने बताया कि मैं क्या करता हूँ, सेल करता हूँ। तो सेल करता हूँ तो अगर जो मेरा अकाउंट्स रिसीवेबल है, डेट इज डेटर है, वो मुझे तुरंत पैसे तो देगा नहीं। इससे क्या हो सकता है, मेरा पैसा फंस सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, उसके बदले इसे मैं फैक्टरिंग कर लेता हूँ, मतलब मैं बैंक को बेच देता हूँ अकाउंट्स रिसीवेबल को, और बैंक मुझे पैसा दे दीजिए ताकि मैं क्या कर पाऊँ, फर्दर गुड्स को खरीद पाऊँ। दिस नोन एज फैक्टरिंग। देन कम्स लीजिंग। लीजिंग क्या हो सकता है, देखो तो यहाँ पे ट्रेड क्रेडिट में क्या था, आपके पास सप्लायर्स को देने के लिए पैसे नहीं थे। यहाँ पे फैक्टरिंग में क्या था कि आपके पास क्या है, आप पैसे ले नहीं पा रहे हो अपने अकाउंट्स रिसीवेबल से, ठीक है। तो आप क्या कर पा रहे हो, कर रहे हो, फैक्टरिंग कर ले रहे हो। एंड देन आप एक काम कर सकते हो, जो आपका एसेट्स है, एसेट्स को आप खरीदने की जगह पे लीज कर सकते हो। तो लीजिंग में क्या होता है, लीजिंग सस्ता होता है, मतलब अगर आप मंथली देखोगे तो लीजिंग सस्ता होगा। तो अगर आपने एसेट खरीद लिया आज ही 10 करोड़ रुपए का, तो आपके पास सारे पैसे खत्म हो गए, तो अब आपके पास ऑपरेशंस के लिए पैसे ही नहीं बचेंगे। तो आप क्या करते हो, लीजिंग कर लेते हो सकता है कि आपको लीजिंग मिल जाए 50 लाख रुपये पर मंथ के हिसाब से, तो आपके पास बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। तो तो इसमें ये 3 मेथड्स हो गए बूटस्ट्रैपिंग के, ट्रेड क्रेडिट, फैक्टरिंग एंड लीजिंग, ठीक है। जब हमने पढ़ लिया ट्रेड क्रेडिट, एंड सेकेंड इज फैक्टरिंग, एंड थर्ड इज लीजिंग, ठीक है। इसके बाद इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंजल इन्वेस्टर्स, ठीक है, एंजल इन्वेस्टर्स। तो एंजल इन्वेस्टर्स कौन लोग होते हैं, तो एंजल इन्वेस्टर्स वैसे लोग होते हैं जो कि न्यू स्टार्टअप्स में, मतलब जो न्यू बिजनेस है उसमें पैसा लगाते हैं। तो देखो एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, दे इन्वेस्ट इन स्मॉल स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स। स्मॉल स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योर्स में पैसा लगाते हैं। इसमें क्या होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट और एन ऑनगोइंग इंजेक्शन ऑफ मनी। तो या तो ये ऑनगोइंग इन्वेस्टमेंट, वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मतलब एक बार आपको पैसा दे दिया इसने, ठीक है, और आप इसे यूज करो, या फिर ऑनगोइंग इंजेक्शन ऑफ मनी, या थोड़ा थोड़ा हर मंथ हो सकता है आपको पैसा देते रहे, ठीक है। तो एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, तो वैसे इन्वेस्टर्स जो कि इन्वेस्ट करते हैं स्मॉल स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योर्स में, उससे हम बोलते हैं एंजल इन्वेस्टर्स। ये क्या करते हैं, वन टाइम या तो इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर ऑनगोइंग इंजेक्शन ऑफ मनी। इसमें आपको क्या होता है, आपको मोर फेवरेबल टर्म्स मिलता है देन एनी अदर इन्वेस्टर्स। तो आप कहीं और से लोन लेने जाते हो तो उससे आपको ज़्यादा फेवरेबल टर्म्स मिलता है एंजल इन्वेस्टर्स के थ्रू, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको लोन नहीं मिल रहा है,
इसमें आपको क्या करना है, बस अपना आपका इक्विटी बेचना है अपना, एंड इसके बदले आपको लोन मिल जाएगा। ठीक है, दिस इज नोन एज एंजल इन्वेस्टर्स, दिस नोन एज एंजल इन्वेस्टिंग। ठीक है, तो मोर फेवरेबल टर्म्स होता है इसमें। फोकस्ड ऑन स्टार्टअप्स टेक देयर फर्स्ट स्टेप्स, ऑल्सो कॉल्ड एज इनफॉर्मल इन्वेस्टर्स। तो एंजल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, ये फोकस्ड होते हैं ऑन द स्टार्टअप्स टेक देयर फर्स्ट स्टेप्स। तो स्टार्टअप्स पे ही फोकस होते हैं, वैसे स्टार्टअप्स जो कि अपने फर्स्ट स्टेप्स ले रहे हो। ठीक है ना, मतलब ये क्या करते हैं, सीड फाइनेंसिंग करते हैं बेसिकली। मतलब स्टार्टिंग में ही जब आप नया नया जब आपने बिजनेस को शुरू किया तो ये इन्वेस्ट करते हैं आप। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन और नेटवर्क्स। तो आप कैसे एंजल इन्वेस्टिंग, मतलब एंजल इन्वेस्टर से आप कैसे पैसा जुटा सकते हो, तो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। चाहे तो क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स जो आपके पास ऑनलाइन है, या फिर आप खुद नेटवर्क बना सकते हो, ऑफलाइन नेटवर्क भी आप बना सकते हो, उसके थ्रू आप पैसा जुटा सकते हो थ्रू एंजल इन्वेस्टर्स। ठीक है ना, बहुत सारे क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स भी हैं। इसके बाद यूज देयर ओन मनी अनलाइक वेंचर कैपिटलिस्ट। एंजल इन्वेस्टर्स अपना खुद का पैसा लगाते हैं, अनलाइक वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट अपना खुद का पैसा नहीं लगाते, बट एंजल इन्वेस्टर्स अपना खुद का पैसा लगाते हैं। एंड फाइनली दे इंजेक्ट मनी इन एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप, इक्विटी और कन्वर्टेबल डेट। तो एंजल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, मनी इंजेक्ट करते हैं इन एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप, इक्विटी और कन्वर्टेबल डेट। तो ये पैसा डालते हैं आपके बिजनेस में इन एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप, इक्विटी और कन्वर्टेबल डेट। ये तो या तो हम क्या देंगे, या तो कन्वर्टेबल डेट दे देंगे, या फिर हम ओनरशिप दे देंगे, ओनरशिप इक्विटी। ठीक है ना, मतलब इक्विटी शेयर्स दे देंगे, ताकि हमें इंटरेस्ट ना पे करना पड़े। या तो हम कन्वर्टेबल डेट देंगे कि आप कन्वर्ट कर सकते हो, तो इसमें हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बट कम रेट से। या फिर हम ओनरशिप इक्विटी दे देंगे ताकि हमें डेट ना पे करना पड़े। ठीक है, मतलब सॉरी, इंटरेस्ट ना पे करना पड़े, इसलिए इसका कॉस्ट कम होता है। तो ये हो गया हमारा एंजल इन्वेस्टर्स। तो यही सारी बातें लिखी हुई है यहाँ पे, सब कुछ एंजल इन्वेस्टर्स में। इसके बाद नेक्स्ट इज वेंचर कैपिटल फंड। तो वेंचर कैपिटल फंड कौन कौन से फंड, कैसे फंड्स होते हैं। तो वेंचर कैपिटल फंड मींस इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट मैनेज फंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स सीकिंग टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप फर्म्स एंड स्मॉल बिजनेसेस विद एक्सेप्शनल ग्रोथ पोटेंशियल। तो वेंचर कैपिटल फंड्स कैसे फंड्स होते हैं। तो वेंचर कैपिटल फंड्स वैसे फंड्स होते हैं, मतलब वैसे इन्वेस्टमेंट व्हीकल होते हैं। व्हीकल मतलब कि उसे उस पर्पस के लिए ही बनाया गया है, उसे हम बोलते हैं व्हीकल। तो इन्वेस्टमेंट व्हीकल मतलब कि इन्वेस्टमेंट करने वाला व्हीकल। ठीक है ना, व्हीकल मतलब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं व्हीकल। ठीक है ना, तो वेंचर कैपिटल फंड मीन्स इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट मैनेज फंड्स ऑफ इन्वेस्टर्स सीकिंग टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप फर्म्स। जो जो क्या करते हैं, फंड्स मैनेज करते हैं इन्वेस्टर्स का, सीकिंग टू इन्वेस्ट इन स्टार्टअप फर्म्स, और कहते हैं कि हम स्टार्टअप फर्म्स में हम इन्वेस्ट करेंगे। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स से पैसा जुटाते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स है ना, जैसे म्यूचुअल फंड्स है वैसे ही है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स से पैसा जुटाते हैं एंड स्टार्टअप फंड्स में पैसा डालते हैं। बट म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड, एक पर्टिकुलर टाइप के म्यूचुअल फंड्स वैसे होते हैं जो स्टार्टअप्स में पैसा जुटाते हैं। बट वेंचर कैपिटल फंड्स क्या होते हैं, ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स से पैसा जुटाते हैं एंड स्टार्टअप फर्म्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है ना, स्टार्टअप फर्म्स एंड स्मॉल बिजनेसेस विद एक्सेप्शनल ग्रोथ पोटेंशियल। Venture capital is money provided by professionals who, alongside management, invest in young, rapidly growing companies that have potential to develop into significant economic contributors. तो इसमें क्या होता है वेंचर कैपिटल में कि प्रोफेशनल्स बहुत सारे, जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये प्रोफेशनल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, मैनेज भी करते हैं वेरियस बिजनेसेस को, साथ में ये इन्वेस्ट भी करते हैं यंग एंड रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज में, जो कि सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल, जिनका कि सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल हो। ठीक है ना, तो वेंचर कैपिटलिस्ट जनरली करते क्या है, फिनेंस करते हैं न्यू एंड रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज को, परचेज करते हैं इक्विटी सिक्योरिटीज। सबसे पहले क्या करते हैं, फाइनेंस करते हैं न्यू एंड रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज को, एंड इसके वजह से उन्हें क्या मिलता है, इक्विटी। तो दे परचेज इक्विटी सिक्योरिटीज, दे असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ठीक है, तो फाइनेंस भी करते हैं एंड उसके बदले से इक्विटी मिलता है। एंड ये क्या चाहते हैं कि बिजनेस सक्सीड करे, बिजनेस बिजनेस में मतलब लॉसेस ना हो।
इस वजह से ये असिस्ट भी करते हैं द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। इसके बाद दे ऐड वैल्यू टू द कंपनी थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन, ये एक्टिव पार्टिसिपेशन के थ्रू वैल्यू ऐड करते हैं कंपनीज में, ठीक है। तो वेंचर कैपिटलिस्ट करते क्या है, दे फाइनेंस न्यू एंड रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज, एंड इसके बाद इससे क्या मिलता है, इक्विटी। एंड बिजनेस के सक्सेस के लिए क्या करते हैं, दो काम, एक तो न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में डेवलपमेंट भी करते हैं, एंड दे ऑल्सो ऐड वैल्यू टू द कंपनी थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है। ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, ठीक है। तो जनरली दे फाइनेंस न्यू एंड रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज, इन्वेस्ट इन इक्विटी सिक्योरिटीज, इन असिस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सिक्योरिटीज, एंड दे ऐड वैल्यू टू द कंपनी थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन, ठीक है। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग का। तो फर्स्ट, ये तो लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए पैसा लगाता है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 3 ईयर्स से 10 ईयर्स के लिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहा है इसलिए लिक्विडिटी नहीं है, सो दे लैक लिक्विडिटी, बिकॉज ये क्या करता है, न्यू बिजनेस में पैसा लगाता है, तो हो सकता है उसमें लिक्विडिटी इशू हो एंड तुरंत पैसा मिलेगा नहीं, क्योंकि 3 ईयर्स से 10 ईयर्स के लिए लगाता है, इसलिए दे लैक लिक्विडिटी। सभी एक दूसरे से कनेक्टेड है, लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए पैसा लगा रहा है इसलिए दे लैक लिक्विडिटी, एंड क्योंकि लिक्विडिटी इशू है एंड लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए पैसा लगा रहा है, स्टार्टअप्स में पैसा लगा रहा है, इसलिए रिस्क हाई है, एंड हाई रिस्क है इसलिए क्या करता है, ये इक्विटी में पार्टिसिपेशन करता है ताकि वो बिजनेस को मैनेज भी कर पाए। तो वेंचर कैपिटल पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट में भी पार्टिसिपेट करता है एंड हेल्प द कंपनी टू ग्रो, क्योंकि रिस्क हाई है, तो ये चाहता है कि इक्विटी में भी मेरा पार्टिसिपेशन हो, मैं मैनेज भी कर पाऊँ बिजनेस को, ठीक है। तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वेंचर कैपिटलिस्ट के, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग के यहाँ हमने देखा कि वेंचर कैपिटलिस्ट करता क्या है, तो न्यू कैपिटल को फाइनेंस करता है, मतलब न्यू बिजनेसेस को फाइनेंस करता है, एंड इक्विटी सिक्योरिटीज उसे उसके बदले उसे मिलता है, तो परचेज न्यू इक्विटी सिक्योरिटीज असिस्ट करता है एंड ऐड वैल्यू करता है थ्रू एक्टिव पार्टिसिपेशन। इसमें हमने देखा कि वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ठीक है ना, वेंचर कैपिटलिस्ट का नहीं, वेंचर कैपिटलिस्ट फाइनेंसिंग का क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए पैसा लगता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म होराइजन के लिए पैसा लग रहा है इसलिए दे लैक लिक्विडिटी, एंड लॉन्ग टर्म होराइजन है एंड लिक्विडिटी इशू है, एंड स्टार्टअप फाइनेंस में मतलब स्टार्टअप बिजनेस में पैसा लग रहा है इसलिए रिस्क हाई है, एंड इस वजह से क्योंकि हाई रिस्क है इसलिए इन्हें क्या चाहिए, इक्विटी पार्टिसिपेशन। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, लॉन्ग टर्म होराइजन, लैक ऑफ लिक्विडिटी, हाई रिस्क एंड इक्विटी पार्टिसिपेशन। इसके बाद एडवांटेजेस ऑफ ब्रिंगिंग वेंचर कैपिटलिस्ट इन द कंपनी, ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा, ये देख लिया कि फीचर्स ऑफ वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग, लॉन्ग टर्म होराइजन 3 to 10 years, लैक ऑफ लिक्विडिटी, हाई रिस्क एंड इक्विटी पार्टिसिपेशन, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ ब्रिंगिंग वेंचर कैपिटलिस्ट इन द कंपनी, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है, तो लिखा सब कुछ है इसमें स्टार्ट में, बट मैं दोनों जगह से करवाना चाह रहा हूँ। तो इट इंजेक्ट्स लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस, इट इंजेक्ट्स लॉन्ग टर्म फाइनेंस, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस इंजेक्ट करता है, दे शेयर बोथ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, द वेंचर कैपिटलिस्ट इज एबल टू प्रोवाइड practical advice and assistance, so they provide practical advice and assistance to the company। इसके बाद वेंचर कैपिटलिस्ट ऑल्सो हैज अ नेटवर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, इनके पास क्या होता है, नेटवर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, नेटवर्क ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स होता है अलग अलग एरियाज में, ठीक है, इन मेनी एरियाज दैट कैन ऐड वैल्यू टू द कंपनी। द वेंचर कैपिटलिस्ट मे बी केपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग एडिशनल राउंड्स ऑफ फाइनेंसिंग, एडिशनल राउंड्स ऑफ फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड करते हैं, and venture capitalists are experienced in the process of preparing a company for initial startup, so they help in preparing a company for an IPO of its shares into the stock exchanges। they also facilitate a trade sale। तो देखो अब मैं प्रोसेस की तरह समझाता हूँ आपको ताकि आपको याद रह पाए। सबसे पहले ये क्या करते हैं, फाइनेंस इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस इंजेक्ट करते हैं, इसके बदले इन्हें क्या मिलता है, इक्विटी मिलता है, मतलब ये रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों ही शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। सबसे पहले ये क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस इंजेक्ट करते हैं, एंड इसके बदले क्योंकि इन्हें इक्विटी मिलता है, दैट्स व्हाई दे शेयर बोथ रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। एंड जब जब
प्रैक्टिकल एडवाइस चाहिए तब तक वो एडवाइस एंड असिस्टेंस भी देते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, रिस्क हाई है, इस वजह से इन्हें एडवाइस एंड असिस्टेंस देना ज़रूरी है ताकि बिजनेस में सक्सेस हो पाए। ठीक है, मतलब हमारा बिजनेस सक्सेस हो पाए। इसके बाद अगर मान लो एडवाइस और असिस्टेंस पूरा नहीं हो पा रहा हूँ, मतलब एडवाइस एंड असिस्टेंस से मेरा काम नहीं चल पा रहा है, तो हमें क्या चाहिए, एक्सपर्ट्स चाहिए हमें। तो इनका बहुत ज़्यादा नेटवर्क्स होता है, देयर नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स इन मेनी एरियाज दैट कैन ऐड वैल्यू टू द कंपनी। तो इनका बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स होता है, इसलिए जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे वो कॉन्टैक्ट करके वैसे लोगों से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मतलब वैसे लोगों को बिजनेस में ला सकते हैं जो जिनके पास एक्सपर्टीज नॉलेज है। ठीक है, हु कैन ऐड वैल्यू टू द कंपनी। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस में पैसा लगाते हैं। तो क्योंकि इक्विटी में पैसा लग रहा है इसलिए रिस्क एंड रिवार्ड हाई है, क्योंकि रिस्क हाई है इस वजह से वो क्या करते हैं, एडवाइस एंड असिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। बट एडवाइस एंड असिस्टेंस पूरा नहीं हो पा रहा है, मतलब क्योंकि एक्सपर्टीज नहीं है उस पर्सन का उसमें, तो क्या करेगा वो एक्सपर्ट्स को ले आएगा, क्योंकि इनका कॉन्टैक्ट्स होता है, नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स होता है इन मेनी एरियाज। ठीक है, अब मान लो ये तो हो गया, एडवाइस एंड असिस्टेंस तो हो गया, एक्सपर्टीज नॉलेज भी मिल गया, बट हमें चाहिए और फिनेंस। तो ये क्या कर सकते हैं, एडिशनल राउंड्स ऑफ फाइनेंसिंग भी प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। बट मान लो वेंचर कैपिटलिस्ट के पास भी लिमिट है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। ठीक है, तो ये क्या कर सकते हैं, आपको आईपीओ भी लॉन्च करवा सकती है, मतलब जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं आपका आईपीओ भी लॉन्च करवा सकते हैं ताकि और ज़्यादा पैसा आ पाए। ठीक है, एंड फाइनली अगर इनसे पूरा काम नहीं हो पाए तो दे ऑल्सो फैसिलिटेट अ ट्रेड सेल। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ फंडिंग फॉर वेंचर कैपिटलिस्ट। स्टेजेस ऑफ फंडिंग, ठीक है ना, मतलब कैसे कैसे कौन कौन से स्टेज में वेंचर कैपिटलिस्ट पैसा देता है। तो फर्स्ट इज सीड मनी, किसी न्यू आइडिया को प्रूव करने के लिए जो फाइनेंसिंग किया जाता है उसे हम बोलते हैं सीड मनी, टू प्रूव अ न्यू आइडिया। सेकंड इज स्टार्टअप, ये क्या क्यों होता है, क्यों दिया जाता है स्टार्टअप, मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, इसके बाद होता है फर्स्ट राउंड ऑफ फाइनेंसिंग। फर्स्ट राउंड ऑफ फाइनेंसिंग ये होता है अर्ली सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अर्ली सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ठीक है, तो सीड मनी हो गया न्यू आइडिया प्रूव करने के लिए, स्टार्टअप हो गया मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, फर्स्ट राउंड सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग फंड्स, मतलब सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए। उसके बाद सेकेंड राउंड ऑफ फाइनेंसिंग होता है वैसे कंपनीज के लिए जो कि प्रोडक्ट को बेच तो रहे हैं बट वो प्रॉफिट में नहीं टर्न हो रहा है, तो उनके लिए जो वर्किंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो पूरा करते हैं, उसे हम बोलते हैं सेकेंड राउंड ऑफ फाइनेंसिंग। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल फॉर अर्ली स्टेज कंपनीज दैट आर सेलिंग प्रोडक्ट बट नॉट येट टर्निंग इनटू प्रॉफिट। तो फर्स्ट इज सीड मनी, देन स्टार्टअप, देन फर्स्ट राउंड, देन सेकेंड राउंड, देन कम्स थर्ड राउंड ऑफ फाइनेंसिंग, दिस इज नोन एज मेजनीन फाइनेंसिंग। ये क्या होता है, एक्सपेंशन मनी फॉर न्यूली प्रॉफिटेबल कंपनी। जो न्यू कंपनी है वो प्रॉफिटेबल है, वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा के दे रही है, तो उसका हम एक्सपेंशन करने के लिए अगर पैसा देते हैं तो उसे हम बोलते हैं मेजनीन फाइनेंसिंग। एंड फोर्थ इज फोर्थ राउंड ऑफ फाइनेंसिंग। ठीक है, मतलब नेक्स्ट इज फोर्थ राउंड ऑफ फाइनेंसिंग। ये क्या होता है, ब्रिज फाइनेंसिंग। ये क्या होता है, हम इनिशियल पब्लिक ऑफर निकालने के लिए अगर पैसा देते हैं, मतलब कंपनी को हम पब्लिक कर रहे हैं। ठीक है, इज इंटेंडेड टू फाइनेंस द गोइंग पब्लिक प्रोसेस। तो किसी कंपनी को अगर हम पब्लिक कर रहे हैं या आईपीओ निकाल रहे हैं तो उसके लिए जो फाइनेंसिंग चाहिए उसे हम बोलते हैं ब्रिज फाइनेंसिंग। ठीक है ना, तो देखो क्या क्या स्टेजेस हो गए, फंडिंग फॉर वेंचर कैपिटलिस्ट, सीड मनी न्यू आइडिया प्रूव करने के लिए, देन स्टार्टअप मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए, देन फर्स्ट राउंड ऑफ फाइनेंसिंग अर्ली सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, एंड सेकेंड राउंड ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल के लिए, then third round of financing is mezzanine financing which is for expansion, and fourth round of financing is bridge financing which is for IPO या फिर going public process। ठीक है ना, तो इसे फटाफट से इन दोनों टॉपिक्स को डील कर लेते हैं। हमें क्या देखा, एडवांटेजेस, एक तो हमने एडवांटेजेस देखा और दूसरा हमने स्टेजेस देखा। ठीक है, तो पहले हम करते हैं एडवांटेजेस। ठीक है, तो एडवांटेजेस ऑफ ब्रिंगिंग वेंचर कैपिटलिस्ट, तो क्या क्या एडवांटेजेस है, दे इंजेक्ट लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस, दे शेयर आर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। रिस्क एंड रिवॉर्ड शेयर करने की वजह से क्या होता है, रिस्क ज़्यादा है इसलिए प्रैक्टिकल एडवाइस एंड असिस्टेंस भी देते हैं। एंड अगर खुद का एडवाइस पूरा नहीं हो पा रहा है तो बाहर से भी एडवाइस लाते हैं क्योंकि इनके पास नेटवर्क ऑफ कॉन्टैक्ट्स होता है इन मेनी एरियाज। फिर दे आर केबल ऑफ प्रोवाइडिंग एडिशनल राउंड्स ऑफ फंडिंग,
एडवाइस तक तो ठीक है, बट फंडिंग भी तो और चाहिए, तो ज़्यादा फंडिंग भी दे सकते हैं, एंड वो फंडिंग भी पूरा नहीं हो पा रहा है तो आईपीओ के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जैसा हमने अभी देखा ब्रिज फिनेंसिंग में। एंड दे फैसिलिटेट अ ट्रेड सेल, अगर बिजनेस फिर भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, प्रॉफिटेबल नहीं है, तो बेच भी सकते हैं, तो बेचने में भी मदद करेंगे। इसके बाद स्टेजेस ऑफ फंडिंग हमने पढ़ा, स्टेजेस ऑफ फंडिंग फॉर वेंचर कैपिटलिस्ट, स्टेजेस ऑफ फंडिंग। इसमें हमने देखा ये 6 चीज़ें, क्या क्या, सीड मनी, सीड मनी। सीड मनी में क्या होता है, टू प्रूव न्यू आइडिया। देन स्टार्टअप, इसमें क्या होता है, मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। फिर फर्स्ट राउंड में अर्ली सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग फंड्स के लिए, सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग के लिए, ठीक है। सेकंड राउंड किस लिए, वर्किंग कैपिटल फॉर अर्ली स्टेज कंपनीज, अर्ली स्टेज कंपनीज के लिए वर्किंग कैपिटल। थर्ड राउंड को हम बोलते हैं मेजरिंग फाइनेंसिंग, ये होता है एक्सपेंशन के लिए। जबकि फोर्थ राउंड होता है ब्रिज फाइनेंसिंग, ये किस लिए होता है, गोइंग पब्लिक प्रोसेस के लिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, तो देखो इसमें लिखा है कि कौन सा प्रोसेस, मतलब कौन सा मनी कितने टाइम पीरियड के लिए होता है। जैसे सीड मनी तो जनरली 7 to 10 ईयर्स के लिए होता है, इसमें रिस्क हाई है। क्योंकि हाई रिस्क इसलिए है क्योंकि न्यू आइडिया प्रूव करने के लिए करते हैं हम लोग, ठीक है। देन स्टार्टअप में भी स्टार्टअप के लिए भी बहुत हाई रिस्क है, इसमें एक्सट्रीम रिस्क है। सीड फंड मनी में सबसे ज़्यादा रिस्क, स्टार्टअप में उससे कम रिस्क बट फिर भी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग में प्रोडक्ट को हम डेवलप कर रहे हैं, हो सकता है प्रोडक्ट डेवलप ही ना हो। इसके बाद फर्स्ट स्टेज, इसमें भी रिस्क हाई है बट स्टार्टअप से कम कम रिस्क है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेज किस लिए होता है, प्रोडक्शन के लिए, मतलब सेल्स के लिए, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड स्टेज में भी रिस्क हाई है बट इससे कम हाई है, ठीक है। रिस्क इज सफिशिएंटली हाई, ये किस लिए होता है, वर्किंग कैपिटल नीड्स को पूरा करने के लिए। इसके बाद है थर्ड स्टेज, इसमें मीडियम रिस्क होता है, जिससे उन्होंने मेजरनिंग फाइनेंसिंग कंपनी के एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। इसके बाद फोर्थ स्टेज, इसमें रिस्क बहुत लो है, ये है गोइंग पब्लिक प्रोसेस के लिए, फैसिलिटेटिंग पब्लिक इशू, दैट इज गोइंग पब्लिक, ऑल्सो कॉल्ड ब्रिज फाइनेंसिंग, ठीक है। इसके बाद वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। अच्छा, अब वेंचर कैपिटल का इन्वेस्टमेंट प्रोसेस क्या है, तो क्या इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है वेंचर कैपिटल का, ठीक है। प्रोसेस, सबसे पहले क्या होता है, डील ओरिजिनेशन, मतलब डील होता है ओरिजिनेट। वेंचर कैपिटलिस्ट ऑपरेट्स directly or through intermediaries. Mainly, many practicing chartered accountants who work as intermediary, and through them VC gets the deal. Before sourcing the deal, the VC would inform the intermediary or its employees about the following so that the sourcing entity does not waste the time. तो वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, इंटरमीडियरी को या अपने एम्प्लॉय को बता देते हैं सेक्टर फोकस, कि कौन से सेक्टर पे हम फोकस करने वाले हैं। जिसमें होना है डील ओरिजिनेशन, मतलब डील का शुरू होना। तो उसके पहले क्या क्या होगा, सेक्टर फोकस, कि हम कौन से सेक्टर पे फोकस करेंगे। तो उस टाइम पे जो भी सेक्टर चल रहा होगा बूम पे, उस सेक्टर पे फोकस करते हैं। जैसे जब आईटी बूम पे चल रहा था तो सभी वेंचर कैपिटलिस्ट आईटी को पे फोकस कर रहे थे। सेकंड ये स्टेजेस ऑफ बिजनेस फोकस। स्टेजेस ऑफ बिजनेस फोकस मतलब जैसे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, तो अगर इंट्रोडक्शन फेज में है तो थोड़ा सा कम फोकस होगा, बट ग्रोथ फेज में आ गया तो ज़्यादा फोकस, फिर मैच्योरिटी और डिक्लाइन में कम फोकस। तो स्टेजेस ऑफ बिजनेस फोकस, कि बिजनेस कौन से स्टेज में है अपने, उस बेसिस पे हम फोकस करेंगे। देन प्रोमोटर फोकस, कि प्रोमोटर कितना अच्छा है उसका, उस पर फोकस करेंगे, ठीक है। जैसे अपने मूर्ति साहब हैं, तो वो अगर प्रोमोटर हैं तो ज़्यादा फोकस करेंगे, राकेश झुंझुनवाला है तो ज़्यादा फोकस करेंगे, तो मतलब ऐसा, ठीक है ना। तो सेक्टर फोकस, स्टेज ऑफ बिजनेस फोकस, प्रोमोटर फोकस, इन बातों पे ध्यान रखेंगे। टर्नओवर फोकस, कि एक पर्टिकुलर टर्नओवर फिक्स कर देंगे कि इतना टर्नओवर से ज़्यादा अगर होगा जिन कंपनीज में, उसी में हम पैसा इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो हियर द कंपनी वुड गिव अ डिटेल्ड बिजनेस प्लान। तो यहाँ पे कंपनी क्या करती है, अपनी डिटेल्ड बिजनेस प्लान देती है, विच कंसिस्ट ऑफ द बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल प्लान एंड द एग्जिट प्लान, जिसमें अपनी बिजनेस मॉडल के बारे में बताती है कंपनी, फाइनेंशियल प्लान के बारे में एंड एग्जिट प्लान के बारे में भी। एग्जिट प्लान मतलब कि अगर बिजनेस चले ना तो हम कैसे एग्जिट करेंगे। ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर कवर्ड इन अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम। ये सारे एस्पेक्ट्स कवर्ड होते हैं एक डॉक्यूमेंट में जिसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम। अ टेंटेटिव वैल्यूएशन इज आल्सो कैरिड आउट इन द इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम। एक टेंटेटिव वैल्यूएशन भी होता है इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम में, ठीक है ना। तो फर्स्ट इज डील ओरिजिनेशन, मतलब फर्स्ट स्टेप ऑब्वियसली ओरिजिनेट होगा, तो डील ओरिजिनेशन फर्स्ट स्टेज। सेकंड इज स्क्रीनिंग।
स्क्रीनिंग में क्या होता है कि जो भी सीनियर लेवल पीपल होते हैं, वेंचर कैपिटल फंड के जो भी सीनियर लेवल पीपल होते हैं, वो क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग मतलब छटनी, मतलब एक बार कंपनी को हमने सेलेक्ट कर लिया, अब उन कंपनी से कुछ कंपनी को हम सेलेक्ट करते हैं, तो मतलब मैक्सिमम कंपनीज को हम लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट। तो द प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन इज नोन एज स्क्रीनिंग, ठीक है ना। वंस द स्क्रीनिंग हैपेंस इट वुड सेलेक्ट द कंपनी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। तो स्क्रीनिंग करते हैं हम कंपनी का, मतलब चूजिंग द बेस्ट अमंगस्ट ऑल, ठीक है, एंड लिविंग द रेस्ट, इसे हम बोलते हैं स्क्रीनिंग। इसके बाद होता है ड्यू डिलिजेंस। ड्यू डिलिजेंस में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एक वेरियस एस्पेक्ट्स को हम लोग देखते हैं, हम लोग वेरियस एस्पेक्ट्स को देखते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, हम लोग वैल्यूएशन को भी देखते हैं, ठीक है। तो ड्यू डिलिजेंस में क्या होता है, हम ड्यू डिलिजेंस बरतते हैं, मतलब हम ड्यू डिलिजेंस करवाते हैं। बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के ड्यू डिलिजेंस होते हैं, ठीक है। तो हम वो ड्यू डिलिजेंस करवाते हैं। फॉर एग्जांपल हमने फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करवा लिया, ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे ड्यू डिलिजेंस के प्रोसेस होते हैं, मतलब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल टर्म्स में कैसा है कंपनी, ठीक है, कल्चरल टर्म्स में कैसा है, फिर लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये देखने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस, मतलब हर एस्पेक्ट को हम ध्यान से देखते हैं, उसे हम बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस। मतलब ग्रॉस नेग्लिजेंस का जस्ट ऑपोजिट है ड्यू डिलिजेंस। तो ये एक प्रोसेस है ड्यू डिलिजेंस, ठीक है ना। इसके बाद है डील स्ट्रक्चरिंग। डील स्ट्रक्चरिंग में क्या होता है कि डील को इस तरीके से स्ट्रक्चर किया जाता है कि दोनों पार्टीज के लिए विन विन सिचुएशन हो, ठीक है। तो द डील इज स्ट्रक्चर्ड सच ए वे दैट बोथ पार्टीज विन। डील स्ट्रक्चरिंग मतलब डील को स्ट्रक्चर करना कि क्या होगा तो कैसे क्या करेंगे, मतलब अगर कुछ चले नहीं तो एग्जिट कैसे करेंगे, सब कुछ, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डील स्ट्रक्चरिंग। In many cases, the convertible structure is brought in to ensure that the promoter retains the right to buy back the share. Besides, in many structures, to facilitate the exit, the VC may put the condition that promoter has to sell part of its stake along with the VC. Such a clause is called tag along clause, ठीक है। तो डील स्ट्रक्चरिंग में क्या होता है, डील को हम स्ट्रक्चर करते हैं इस तरीके से कि दोनों पार्टी जीते, दोनों पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन हो। तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि कन्वर्टेबल स्ट्रक्चर इज ब्रॉट इन टू एंश्योर द प्रोमोटर रिटेन्स द राइट टू बाय बैक द शेयर। प्रोमोटर को हमेशा हम राइट देते हैं टू रिटेन द बायबैक ऑफ द शेयर, मतलब एक हमेशा राइट देते हैं टू टू टेक बैक द शेयर, ठीक है ना, मतलब बायबैक कर सकता है कभी भी प्रोमोटर शेयर को। तो एक ये हो गया। सेकंड एक तरीका होता है एग्जिट करने का कि हम टैग अलोंग क्लॉज लगा देते हैं। ये टैग अलोंग क्लॉज क्या होता है कि प्रोमोटर को अपना एक पार्ट बेचना पड़ेगा अलोंग विद द वीसी, मतलब वीसी के साथ प्रोमोटर को भी अपना एक पार्ट बेचना पड़ेगा, उसे हम बोलते हैं टैग अलोंग क्लॉज। मतलब हम तो डूबे ही सनम, साथ में तुमको भी डूबेंगे, वैसा। तो टैग अलोंग क्लॉज, दिस इज डील स्ट्रक्चरिंग। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्या, हमने डील ओरिजिनेशन, मतलब डील ओरिजिनेट हुआ। ओरिजिनेट होने के बाद फर्स्ट प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट लोगों को, जिसे हम बोलते हैं स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के बाद हम क्या करते हैं, ड्यू डिलिजेंस। तो हम ड्यू डिलिजेंस करवाते हैं, ठीक है, किसी प्रोफेशनल से। उसके बाद हम क्या करते हैं, डील को स्ट्रक्चर करते हैं कि ताकि दोनों पार्टी के लिए विन विन सिचुएशन हो। फर्दर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज करते हैं। इन दिस सेक्शन द वीसी नॉमिनेट्स इट्स नॉमिनी इन द बोर्ड ऑफ द कंपनी। इसमें वीसी क्या करता है, नॉमिनेट करता है अपने नॉमिनी को बोर्ड में। द कंपनी हैज टू adhere certain guidelines like strong MIS, strong budgeting system, strong corporate governance and other components of the VC, and periodically keep the VC updated about certain milestones. तो इसमें स्ट्रॉन्ग MIS रखना पड़ता है, तो इसमें कंपनी को अधेयर करना पड़ता है सर्टेन गाइडलाइंस, लाइक स्ट्रॉन्ग MIS रखेगा। MIS मतलब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बजटिंग सिस्टम, स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस या अदर कोवेनेंट्स ऑफ द वीसी। कोवेनेंट्स मतलब रिस्ट्रिक्शन या कंडीशन, ठीक है ना, ऑफ द वीसी, एंड पीरियडिकली कीप द वीसी अपडेटेड अबाउट सर्टेन माइलस्टोन्स। तो ये हो गया पोस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब सॉरी पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, ठीक है। तो एक बार जब डील स्ट्रक्चर हो गया तो हम पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी करते हैं। इसमें क्या करता है, वीसी नॉमिनेट करता है अपने बोर्ड को, मतलब बोर्ड में अपने नॉमिनी को अपॉइंट करता है, ठीक है, एंड कंपनी को सर्टेन गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है। तो जो नॉमिनी है वो देखते रहता है कि कंपनी सर्टेन गाइडलाइंस को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। एंड फाइनली होता है एग्जिट प्लान।
तो एग्जिट प्लान क्या होता है कि कंपनी अगर प्रॉफिटेबल नहीं हो तो हम कैसे एग्जिट कर सकें। तो एग्जिट करने का भी तरीका होना चाहिए, दो में से एक तरीका होता है। मेनली एग्जिट हैपेंस इन टू वेज। वन वे इज टू सेल टू थर्ड पार्टीज। द सेल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ और प्राइवेट प्लेसमेंट टू अदर वीसीज। तो या तो हम आईपीओ के थ्रू सेल कर सकते हैं अपने स्टेक को, या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू सेल कर सकते हैं। तो पहला तरीका ये हो गया। सेकेंड, the second way to exit is that the promoter would give a buyback commitment at a pre-agreed rate. तो सेकेंड तरीका हो गया बायबैक कमिटमेंट करेगा। जो भी प्रोमोटर है वो क्या करेगा, बायबैक कमिटमेंट करेगा एट अ प्री अग्रीड रेट। इन केस द एग्जिट इज नॉट हैपनिंग इन द फॉर्म ऑफ आईपीओ और थर्ड पार्टी सेल, द प्रोमोटर वुड बायबैक। मान लो कि एग्जिट अगर नहीं हो पा रहा है ठीक से, या आईपीओ नहीं हो पा रहा है, थर्ड पार्टी सेल नहीं हो पा रहा है, तो प्रोमोटर क्या करेगा, प्रोमोटर बायबैक कर लेगा एट एग्रीड प्राइस। इसे हम बोलते हैं कि मतलब इसे हम बोलते हैं बायबैक कमिटमेंट बाय द प्रोमोटर एट एन एग्रीड प्राइस। तो एग्जिट प्लान में दो तरीके से एग्जिट हो सकता है, एक तो सेल कर दो थर्ड पार्टीज को, चाहे आईपीओ के थ्रू या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, एंड सेकंड इज बायबैक कर लेगा प्रोमोटर का बायबैक कमिटमेंट। ठीक है, तो हमने क्या क्या देखा इन्वेस्टमेंट वीसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में। एक तो डील ओरिजिनेशन, जब डील ओरिजिनेट होगा जिसमें इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम होता है, जिसमें सब कुछ लिखा होता है, कौन से सेक्टर में फोकस करेंगे, स्टेजेस क्या होगा, प्रोमोटर क्या होगा, टर्नओवर क्या होगा, एंड डिटेल बिजनेस प्लान लिखा होता है, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल प्लान, एग्जिट प्लान, सब कुछ लिखा होता है। एंड इसमें एक टेंटेटिव वैल्यूएशन भी होता है। ठीक है, तो ये हो गया डील ओरिजिनेशन। ओरिजिनेशन के बाद क्या होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, ओरिजिनेशन के बाद होगा रिजेक्शन मतलब स्क्रीनिंग, उसके बाद ड्यू डिलिजेंस, उसके बाद क्या होगा, डील स्ट्रक्चरिंग। डील को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर करेंगे तो ताकि दोनों पार्टीज के लिए विन विन सिचुएशन हो। इसके बाद पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, जिसमें कि वीसी नॉमिनेट करता है अपने एक नॉमिनी को इन द बोर्ड। एंड फाइनली होता है एग्जिट प्लान। एग्जिट प्लान में क्या है, दो तरीके से एग्जिट हो सकता है। वन वे टू सेल टू थर्ड पार्टीज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट या फिर आईपीओ, या एंड सेकंड इज बायबैक कमिटमेंट बाय द प्रोमोटर। ठीक है, तो इसे हम देखेंगे अभी। ये हो गया हमारा वीसी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। इसमें क्या क्या है, डील ओरिजिनेशन, डील ओरिजिनेट होता है, देन उसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मेमोरेंडम बनता है, देन स्क्रीनिंग दैट इज इसमें डिरेक्शन होता है, एंड बेस्ट को सेलेक्ट करते हैं हम लोग, एंड ड्यू डिलिजेंस हम लोग करवाते हैं। देन उसके बाद डील स्ट्रक्चरिंग, ऐसे स्ट्रक्चर करते हैं ताकि दोनों पार्टीज के लिए विन विन सिचुएशन हो। पोस्ट इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, इसमें क्या होता है कि नॉमिनेट करता है एक नॉमिनी को, जो भी वेंचर कैपिटलिस्ट है बोर्ड में नॉमिनी को नॉमिनेट करता है। ठीक है, एंड फाइनली एग्जिट प्लान। एग्जिट प्लान में देखा हमने कि दो तरीके से एग्जिट हो सकता है, या तो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू या आईपीओ के थ्रू, या फिर खुद ही कमिटमेंट कर सकता है बाय बाय कमिटमेंट। कौन, प्रोमोटर एट अ प्री एग्रीड प्राइस। ठीक है, तो ये भी हमने देख लिया। तो हमने क्या सब कुछ देख लिया, एक बार से ओवरव्यू कर लेते हैं। क्या वेंचर कैपिटलिस्ट हमने सब कुछ देख लिया। तो वेंचर कैपिटलिस्ट का मीनिंग देख लिया, वेंचर कैपिटलिस्ट जनरली क्या करते हैं वो भी हमने देख लिया। अच्छा, इसके बाद और भी है, ये टॉपिक बचा है। तो इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट। तो वेंचर कैपिटलिस्ट कैसे फॉर्म होते हैं, या तो ट्रस्ट के फॉर्म में, या कंपनी के फॉर्म में, या फिर एलएलपी के फॉर्म में। तो ट्रस्ट, कंपनी या एलएलपी के फॉर्म में फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट फॉर्म फंड्स, इट कैन बी फॉर्म्ड ईदर एज ट्रस्ट, कंपनी या फिर एलएलपी। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया हमारा, कैन बी फॉर्म्ड ईदर एज ट्रस्ट, कंपनी या एलएलपी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट, इन्वेस्टर्स कैन बी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, पेंशन फंड्स, कॉर्पोरेशन, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ये हमारे इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। कौन कौन से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, पेंशन फंड्स, कॉर्पोरेशन, या हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। आई रिपीट अगेन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, या बैंक्स, ये तो एक ही तरीके का हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक्स। फिर इसका पेंशन फंड्स, देन कॉर्पोरेशन एंड हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये हमारे होंगे इन्वेस्टर्स। तो कौन हो सकता है, ट्रस्ट, कंपनी या एलएलपी। एंड कौन कौन से होंगे इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, पेंशन फंड्स, कॉर्पोरेशन, एंड देन हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल फंड इन इंडिया। स्ट्रक्चर, तो देखो दो टाइप्स के होते हैं, मतलब वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स। ठीक है, तो फंड स्ट्रक्चर दो तरीके के होते हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट इज डोमेस्टिक फंड्स, एंड सेकंड इज ऑफशोर फंड्स। डोमेस्टिक फंड में क्या होता है कि इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, पूल करते हैं अपने फंड्स को एक डोमेस्टिक व्हीकल में। एक सेपरेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होता है
that carries those duties as an asset manager. तो इसमें क्या होता है कि जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टर्स अपने फंड्स को पूल करते हैं एक डोमेस्टिक व्हीकल में, एंड एक इन्वेस्टमेंट मैनेजर, एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होता है जो कि एसेट मैनेजर का ड्यूटी निभाता है। ये होता है डोमेस्टिक फंड्स, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया डोमेस्टिक फंड्स। तो 3 मेन टाइप्स ऑफ फंड स्ट्रक्चर एग्जिस्ट, 1 फॉर डोमेस्टिक फंड्स एंड 2 फॉर ऑफशोर फंड्स, ठीक है। तो 3 इन्होंने लिखा है कि 3 तरह के फंड स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक डोमेस्टिक फंड के लिए, 2 ऑफशोर फंड्स के लिए। देखो, एक डोमेस्टिक फंड्स के लिए एंड 2 हो गए ऑफशोर फंड्स के लिए। ऑफशोर फंड्स के लिए 2, एक तो ऑफशोर स्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज यूनिफाइड स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑफशोर स्ट्रक्चर एंड यूनिफाइड स्ट्रक्चर, तो बेसिकली 3 तरह के हो गए फंड स्ट्रक्चर, एक तो डोमेस्टिक फंड्स एंड ऑफशोर में फिर 2, दैट इज ऑफशोर स्ट्रक्चर एंड यूनिफाइड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो डोमेस्टिक फंड्स में देखो, डोमेस्टिक फंड्स आर यूजुअली स्ट्रक्चर्ड एज अ डोमेस्टिक व्हीकल फॉर द पूलिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर एंड अ सेपरेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर दैट कैरीज दो ड्यूटीज ऑफ एसेट मैनेजर, ठीक है। तो एक डोमेस्टिक व्हीकल होगा जो कि फंड्स को पूल करेगा फ्रॉम द इन्वेस्टर, एंड एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर होगा जो कि एसेट मैनेजर का ड्यूटी निभाएगा। द चॉइस ऑफ एंटिटी फ्रॉम द पूलिंग फॉर द पूलिंग व्हीकल फॉल्स बिटवीन द ट्रस्ट एंड अ कंपनी. India, unlike most developed countries, does not recognize a limited partnership, with the trust form prevailing due to its operational flexibility. तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट फॉर्म में ही वेंचर कैपिटलिस्ट फंड को बनाते हैं, बिकॉज इसमें ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है। सेकेंड इज ऑफशोर फंड। ऑफशोर फंड्स में 2 कॉमन ऑल्टरनेटिव्स हैं, एक तो ऑफशोर स्ट्रक्चर, सेकेंड इज यूनिफाइड स्ट्रक्चर। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ऑफशोर स्ट्रक्चर क्या होता है? ऑफशोर स्ट्रक्चर, एन इन्वेस्टमेंट व्हीकल आउटसाइड इंडिया मिक्स इन्वेस्टमेंट्स डायरेक्टली इनटू इंडियन पोर्टफोलियो कंपनीज। तो इन्वेस्टमेंट व्हीकल कहाँ होता है? आउटसाइड इंडिया। इन्वेस्टमेंट व्हीकल आउटसाइड इंडिया मिक्स इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली इनटू इंडियन पोर्टफोलियो कंपनीज। तो ऑफशोर स्ट्रक्चर में, ऑफशोर फंड्स में ऑफशोर स्ट्रक्चर, इसमें क्या होता है कि और जो एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल जो कि इंडिया के बाहर है, वो क्या करता है कि डायरेक्टली इन्वेस्ट कर देता है इंडियन पोर्टफोलियो कंपनीज में। ये होता है ऑफशोर स्ट्रक्चर। जबकि यूनिफाइड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ऑफशोर ओवरसीज इन्वेस्टर्स पूल देयर एसेट इन एन ऑफशोर व्हीकल। तो ओवरसीज इन्वेस्टर्स क्या करते हैं? पूल करते हैं अपने एसेट्स को एक ऑफशोर व्हीकल में, दैट इन्वेस्ट इन द लोकली मैनेज ट्रस्ट। वो क्या करता है इन्वेस्टमेंट व्हीकल, ऑफशोर व्हीकल एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल और एक और इन्वेस्टमेंट व्हीकल बनाते हैं, ठीक है। उससे मतलब एक लोकली मैनेज ट्रस्ट होता है, उसमें इन्वेस्ट करते हैं, एंड वो जो लोकली मैनेज ट्रस्ट है ना, वो अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। तो देखो क्या डिफरेंस है। ऑफशोर स्ट्रक्चर में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट व्हीकल बना, इन्वेस्टमेंट व्हीकल डायरेक्ट इंडियन पोर्टफोलियो कंपनीज में इन्वेस्ट कर देती है। जबकि यूनिफाइड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि एक मतलब ठीक ओवरसीज इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, पहले तो ऑफशोर व्हीकल बनाते हैं, वो तो ठीक है, ऑफशोर व्हीकल बना लिया, उसके बाद इतना पार्ट दोनों में सेम है कि ऑफशोर व्हीकल दोनों में है, बट इसमें क्या था, डायरेक्टली इंडियन पोर्टफोलियो कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं ऑफशोर व्हीकल्स, ठीक है, ऑफशोर स्ट्रक्चर में। बट यूनिफाइड स्ट्रक्चर में क्या है कि ये लोकली मैनेज ट्रस्ट में इन्वेस्ट करते हैं, एंड देन लोकली मैनेज ट्रस्ट क्या करते हैं, फिर कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, वेयर एज डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द ट्रस्ट। तो ऑफशोर जो भी इन्वेस्टर्स होंगे वो डायरेक्टली ट्रस्ट में कंट्रीब्यूट कर देंगे, बट जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स होंगे वो क्या करेंगे, पहले एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल बनाएंगे एंड पहले उस इन्वेस्टमेंट व्हीकल में कंट्रीब्यूट करेंगे, फिर वो इन्वेस्टमेंट व्हीकल लोकली मैनेज ट्रस्ट में कंट्रीब्यूट करेगी, एंड देन लोकली मैनेज ट्रस्ट फिर कंपनी में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ फंड स्ट्रक्चर, डोमेस्टिक फंड्स एंड ऑफशोर फंड्स में ऑफशोर स्ट्रक्चर एंड यूनिफाइड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ऑफशोर स्ट्रक्चर में हमने देख लिया, अंडर दिस स्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट व्हीकल makes investments directly into Indian portfolio companies. Typically, the assets are managed by an offshore manager, while the investment advisor in India carries out the due diligence and identifies deals. And फिर हमने देखा यूनिफाइड स्ट्रक्चर्स में क्या होता है, when domestic investors are expected to participate in the fund, a unified structure is used. जब डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू पार्टिसिपेट इन द फंड, यूनिफाइड स्ट्रक्चर यूज, जैसे यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स जबकि फॉरेन इन्वेस्टर्स दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं यूनिफाइड स्ट्रक्चर में। Overseas investors pool their assets in an overseas or in an offshore vehicle,
दैट इन्वेस्ट इन लोकली मैनेज ट्रस्ट। तो ओवरसीज इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, एक ऑफशोर व्हीकल में पैसा इन्वेस्ट करते हैं जो कि एक लोकली मैनेज ट्रस्ट में फर्दर पैसा इन्वेस्ट करती है, वेयर एज द डोमेस्टिक इन्वेस्टर डायरेक्टली कंट्रीब्यूट टू द ट्रस्ट। दिस इज लेटर डिवाइस यूज टू मेक द लोकल पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेंचर कैपिटलिस्ट फंड खत्म। इसके बाद लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज स्टार्टअप इनिशिएटिव। ठीक है, स्टार्टअप इनिशिएटिव। तो स्टार्टअप स्कीम वाज इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन 16th of January 2016। तो स्टार्टअप स्कीम कब इनिशिएट हुआ था, 16 जनवरी 2016 को। up to a period of 10 years from the date of corporation or registration if it is incorporated as a private limited company or registered as a partnership firm or a limited liability partnership। तो देखो, या तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह फॉर्म हो सकता है, या फिर पार्टनरशिप फर्म, या फिर एलएलपी, मतलब एलएलपी, पार्टनरशिप फर्म, या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी या फिर प्रोप्राइटरशिप है तो नहीं चलेगा। तो या तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलना चाहिए, होना चाहिए, या फिर एलएलपी या पार्टनरशिप, यही होना चाहिए। सेकेंड बात, इन्हें 10 ईयर्स के लिए इनकॉर्पोरेशन, इन्हें 10 ईयर्स के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इन्हें 10 ईयर्स के लिए बेनिफिट मिलेगा ये स्टार्टअप का, स्टार्टअप फाइनेंस का। ठीक है, तो पहले जो पुराना स्टडी मटेरियल था उसमें लिखा था 5 ईयर्स, जबकि एक्चुअली 10 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था इट शुड बी 10 ईयर्स बट रिटर्न इनकरेक्टली इन स्टडी मटेरियल एज 5 ईयर्स। बट न्यू स्टडी मटेरियल में इन्होंने क्या किया है, इसे चेंज करके 10 ईयर्स कर दिया है। ठीक है ना, तो ये अब 10 ईयर्स हो चुका है, ये देखो 10 ईयर्स। ठीक है, तो इन्होंने करेक्ट कर दिया। अब turnover of the entity for any of the financial years since incorporation registration has not exceeded 100 crore rupees। टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर का 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, मतलब 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। एंटिटीज वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट और इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस और सर्विसेज, और इफ इट इज स्केलेबल बिजनेस मॉडल विद अ हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन। तो एंटिटी कैसी होनी चाहिए, एंटिटी वैसी होना चाहिए जो कि इनोवेशन में, डेवलपमेंट में, या इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स या प्रोसेसेस या सर्विसेज में इन्वॉल्व हो, जिसका कि स्केलेबल बिजनेस मॉडल हो, जिस मतलब जिसे बहुत ही बड़ा, ज़्यादा बड़ा बना सकें, एंड जिसका कि हाई पोटेंशियल है ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन। हाई पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन या वेल्थ क्रिएशन का पोटेंशियल है। ठीक है, तो ऐसी कंपनी होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या देखा, देखो, हाँ, प्रोवाइडेड दैट एन एंटिटी फॉर्म्ड बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज स्टार्टअप। ठीक है, तो हमने क्या देखा, व्हाट इज ए स्टार्टअप टू बिजनेस स्कीम्स। तो अप टू 10 ईयर्स होना चाहिए पहले, तो फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन अप टू 10 ईयर्स होना चाहिए। सेकंड, या तो एलएलपी हो, या पार्टनरशिप फर्म हो, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो। ठीक है, टर्नओवर किसी भी फिजिकल ईयर में 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन से फॉर्म नहीं होना चाहिए कंपनी, मतलब वो बिजनेस। एंड इट शुड वर्क टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट और कमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विसेज ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। एंड स्केलेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए, एंड हाई पोटेंशियल होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट का। ठीक है ना, इसे बोलते हैं स्टार्टअप। तो इन्हीं बातों को मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्टार्टअप क्या होता है। तो इसे अप टू 5 ईयर्स को आप रिप्लेस कर सकते हो, अप टू 10 ईयर्स आप कर सकते हो। ठीक है, अप टू 10 ईयर्स। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया था कि इट शुड बी 10 ईयर्स बट रिटन इनकरेक्टली स्टडी मटेरियल 5 ईयर्स। अब मैं इस पॉइंट को हटा सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10 ईयर्स। अप टू 10 years from its date of incorporation या registration। Incorporated is a private limited company or a registered partnership firm या LLP। ठीक है, turnover for any fiscal year has not exceeded, पहले था 25 करोड़, पहले था 25 करोड़, रियली में पहले 25 करोड़ था, अभी इसे इंक्रीज करके कर दिया है 100 करोड़, 100 करोड़। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक, तो अप टू 10 ईयर्स फ्रॉम इट्स डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है,
Incorporated as a private limited company, a registered partnership firm या LLP. Turnover for any fiscal year has not exceeded 100 करोड़. ये पहले 25 करोड़ हुआ करता था, अब 100 करोड़ हो गया. ठीक है, यहाँ भी सही है ना. हाँ, हैज़ नॉट एक्सीडेड 100 करोड़. इसके बाद इसका डेफिनेशन है वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन, डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट या कमर्शलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट. एंड फाइनली कंपनी मतलब जो भी बिजनेस है स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन से नहीं बना हो. ठीक है, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस थे उन्हें कर लेते हैं. एक्सप्लेन सम ऑफ द इनोवेटिव सोर्सेज ऑफ फंडिंग अ स्टार्टअप. तो इनोवेटिव सोर्सेज ऑफ फंडिंग अ स्टार्टअप, इसमें हमने देखा कौन कौन से इनोवेटिव सोर्सेज होते हैं. पर्सनल फाइनेंसिंग, पर्सनल क्रेडिट लाइन्स, फैमिली एंड फ्रेंड्स, पीयर टू पीयर लेंडिंग, क्राउड फंडिंग, माइक्रो लोन्स, वेंडर फाइनेंसिंग, परचेज ऑर्डर फाइनेंसिंग एंड फैक्टरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल. ये हमने देखा था, है ना. ये मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे लिखा था ये पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट डू मीन बाय पिच प्रेजेंटेशन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्टार्टअप बिजनेस. तो पिच डेस्क प्रेजेंटेशन क्या होता है, ये पिच प्रेजेंटेशन. तो ये भी हमने देख लिया पिच प्रेजेंटेशन क्या होता है. ये रहा पिच प्रेजेंटेशन. Pitch desk presentation is a short and brief presentation to investors explaining about the prospects of the company and why they should invest into the startup business. एंड इसके मेथड्स और प्रोसेस हमें लिखने हैं कि इसमें क्या हम करते हैं. इंट्रोडक्शन अपना एंड अपने प्रोजेक्ट का, टीम का, प्रॉब्लम बताते हैं, सॉल्यूशन बताते हैं, मार्केटिंग एंड सेल्स, प्रोजेक्शन, कंपटीशन, बिजनेस मॉडल एंड फाइनेंसिंग. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर स्टार्टअप फाइनेंस खत्म होता है अब. थैंक यू.